गाजा स्ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मिडिल ईस्ट हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाला है और इजराइल ने 50 साल के बाद वॉर डिक्लेयर कर दी और इनका ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अभी फुल फोर्स से काम कर रहा है। गाजा के अंदर सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, मार्केट, हमास के इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स, हर एक चीज पर बम बरस रहे हैं। यूएस ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर समंदर के किनारे लगा दिया है और यह सब सिर्फ 3 दिनों में हुआ। लेकिन क्यों, आइए देखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल में जूज अपने सबसे बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तब गाजा स्ट्रिप के पास एक इजरायली विलेज में एक पार्टी चल रही थी और यहां पर अचानक से आसमान में कुछ लोग ग्लाइडर्स लेकर उड़ने लगे। जो लोग पार्टी कर रहे थे उन्हें लगा ये पार्टी का ही पार्ट है, लेकिन जब ये लोग जमीन पर लैंड करते हैं तो लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जब गोलियां रुकी तो 260 लोगों की लाशें पड़ी थी और जो 100 से भी ज्यादा लोग थे उन्हें हमास के टेररिस्ट किडनैप करके गाजा स्ट्रिप में ले जा चुके थे। इस अटैक से थोड़ा ही पहले सुबह 6:30 बजे गाजा स्ट्रिप की तरफ से हमास ने ऑलमोस्ट एक साथ 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर करे। ये सिर्फ 20 मिनट के अंदर फायर किए थे। इजराइल के पास वैसे तो ऐसे रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए दुनिया की सबसे इफेक्टिव आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह अटैक इतना ज्यादा सडन था और इतने लार्ज स्केल पे हुआ कि यह टेक्नोलॉजी भी कुछ समय के लिए इसे कंट्रोल नहीं कर पाई और कई सारे रॉकेट्स ने इजराइल के मेजर सिटीज में हिट किया। इजराइल के अंदर पिछले 50 सालों में यह सबसे बड़ा हमला हो रहा था। हमास के मिलिट्री कमांडर ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया क्योंकि यह सब कुछ एक त्योहार के दिन हुआ। इजराइल के बहुत सारे सोल्जर्स छुट्टी पर थे। काफी सारे जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो गाजा स्ट्रिप से एकदम ऑपोजिट साइड पर बने वेस्ट बैंक में तैनात थे। इस हमले के अगले 4 घंटे के अंदर अंदर गाजा स्ट्रिप से आए ये टेररिस्ट इजराइल के बहुत सारे विलेजेस और सिटीज में घुस जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले एल्डरली लोग, नेपाली केयर टेकर्स, फॉरेन टूरिस्ट, इजरायली सोल्जर्स, जो भी मिला उन्हें इन्होंने या तो मार दिया या किडनैप कर दिया। इसके काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए। किडनैप विमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद उनकी बॉडीज के साथ गाजा स्ट्रिप के अंदर रैलियां निकाली गई, सेलिब्रेशंस हुए, कुछ लोग उन बॉडीज पर थूक भी रहे थे और सोशल मीडिया पर जो इसके वीडियोस और फोटोज आए वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, वो इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग और डरावने हैं। जब ये वीडियोस और फोटोज बाहर निकल रहे थे तो हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग इन्हें कंडेम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तरह के वीडियोस में भी मेंटल जिम्नास्टिक करके इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इसमें से ये है इरेना अकबर। ये पहले जर्नलिस्ट हुआ करती थी, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा है। ये लिखती है कि जिस वुमेन की लाश को लेकर हमास के टेररिस्ट सेलिब्रेशन कर रहे थे वो लड़की तो खुद ही इंस्टाग्राम पर बिकिनी में फोटोज अपलोड करती थी, तो अगर इसके शरीर पर कपड़े नहीं है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर थूक रहे हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। आप खुद ही पढ़ लीजिए इनका ट्वीट। दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि टेररिज्म की कहीं पर भी इंसिडेंट होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो ऑप्रेस्ड लोग हैं या तो ये मिसगाइडेड यूथ हैं, इन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। मेरा एकदम सिंपल सा कहना है, जो टेररिस्ट हैं उन्हें टेररिस्ट ही कहना चाहिए और उसे स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए, फिर चाहे आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो। और एग्जैक्टली यही कराए सारे बड़े देशों ने। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, कनाडा, यूएसए, हर एक देश के लीडर ने इसे एकदम क्लियर टर्म में टेररिस्ट अटैक बताया है और इसे स्ट्रांगली अपोज भी किया है। हमास के टेरर ऑपरेशन को सपोर्ट करते हुए कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, ये तो रेजिस्ट कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी बूढ़े बीमार इंसान को मार देना या किसी इनोसेंट टूरिस्ट को अगवा करके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना और उसकी बॉडी को परेड करके सेलिब्रेट करना कौन से रेजिस्टेंस का पार्ट होता है? हमास के टेररिस्ट ने 4 घंटे तक ये काम करा और 10:34 पर इजराइल ने हमास के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करके ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया। इसके 1 घंटे बाद इजराइल के पीएम ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस भी कर दिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. अब चूंकि इजराइल के अंदर आर्मी ट्रेनिंग सबके लिए मैंडेटरी है, इसलिए इनके पास जो रिजर्व फोर्स है उसका नंबर बहुत बड़ा होता है और इजराइल ने जल्दी जल्दी पिछले 1-2 दिनों में 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस को वापस आर्मी में बुलाया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इजराइल पर जो हमास ने अटैक करा सिर्फ जमीन से नहीं हो रहा था, वहां पर ओशियन के थ्रू भी लोग यहां पर घुस रहे थे और इसीलिए इजराइल ने भी जब वापस अटैक कराए तो लैंड, सी और एयर, इन तीनों ही तरह से गाजा स्ट्रिप पर अटैक कराए। अब कई सारे लोग इसमें भी स्पाइडरमैन की एनालॉजी देते हुए कहते हैं कि भाई इजराइल के पास ज्यादा पावर है तो उन्हें हमास पर वापस अटैक नहीं करना चाहिए, चुपचाप अटैक सह लेना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को शायद ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता है। ये अपने बारबी लैंड में रहते हुए टीवी देखकर अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ बना रहे हैं। और ये चीज बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इजराइल पर लगातार हमास के टेरर अटैक्स होते रहते हैं और इजराइल पर बाकी कंट्रीज के अटैक्स की हिस्ट्री भी काफी ज्यादा पुरानी है। तो अगर इजराइल चुप बैठता है या रिटेलिएट नहीं करता तो इजराइल नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। और हमास जैसे टेरर आउटफिट और हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली यही चाहते हैं। पिछले 2-4 दिनों में सबसे बड़ी स्टोरी है मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर। कैसे हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को वहां पर पोजीशन करा, इतने बड़े अमाउंट में फोर्स का मोबिलाइजेशन करा, वायर्स कट करे, इनके सिटीज और विलेजेस में लोग घुस गए और सिविलियंस को कैप्चर करते रहे, मिलिट्री पीपल तक को कैप्चर करा, इवन हैंड कंट्रोल्ड पैराग्लाइडर्स ले लेकर वो यहां पर घुस रहे थे और मोसाद का इंटेलिजेंस कंप्लीटली फेल हो गया। वही मोसाद जो कहते हैं सब कुछ देख सकता है, वही मोसाद जो चुन चुन कर पूरी दुनिया में सबसे बदला लेता है, वो यहां पर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कर बैठा? क्या इसके पीछे इजराइल के इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल की जिम्मेदारी है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, या फिर इनका ध्यान वेस्ट बैंक और यूक्रेन की तरफ ज्यादा लगा हुआ था और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े लेवल पर इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक हमास की तरफ से इजराइल के अंदर कभी हो सकता है? और हमास शायद इसलिए ये सब कुछ कर पाया क्योंकि इस पूरे अटैक को कोऑर्डिनेट और प्लान करने के लिए ईरान ने उसको हेल्प किया था। ये बात मैं नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल में लिखी है। इस अटैक की ज्योग्राफी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल के अंदर टोटल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है गाजा स्ट्रिप, जिसे हमास नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। इसमें पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ये एरिया मुंबई से 1/3 है और ऑलमोस्ट इसमें मुंबई के बराबर ही पॉपुलेशन यानी 20 लाख लोग रहते हैं। और इसके बाद शुरू होती है इजराइल का मेन लैंड, जो कि पूरा इजराइल की सरकार के कंट्रोल में। तीसरा एरिया है वेस्ट बैंक। इसी में ही हमेशा स्कर्मिशेस और झड़प होती रहती है, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर 3 अलग अलग रीजन है। एक रीजन है जो इजराइल कंट्रोल करता है, दूसरा रीजन है जिसे पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और तीसरा रीजन है जो कि कॉमन है। और ये तीनों रीजन क्लियरली सेग्रीगेटेड नहीं बल्कि पैचेस में है, तो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने में आपस में स्कर्मिशेस होती रहती हैं। और ये गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक बना कैसे, इसकी हिस्ट्री ऑलरेडी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्टली आपको बताता हूं। देखिए, हजारों सालों पहले जेरूसलम नाम की जो जगह है वो जूस के लिए बड़ी पावन जगह थी, वो यहीं पर पड़ती है। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर्स नाम की बहुत सारे एम्पायर्स यहाँ पर आते हैं जो अपना यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इवेंचुअली ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज इस पूरे एरिया में बनती हैं और ब्रिटेन की हेल्प करते हैं जूस वर्ल्ड वॉर में, और जिसके लिए ब्रिटेन ये कहता है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपकी लैंड यहाँ पर दिलवाएंगे। लेकिन अरब कंट्रीज जो पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट कर रही थी वो इस बात से अग्री नहीं करती, और इवेंचुअली ब्रिटेन कहता है आप इन्हें 10% लैंड दे दीजिए और बाकी 90% में पैलेस्टीनियंस रह सकते हैं। इस बात को भी अरब कंट्रीज सपोर्ट नहीं करती, और इसके बाद अरब कंट्रीज ने मिलकर जूस पर अटैक कर दिया। उनका प्लान था कि हम इनको यहां से पूरी तरह से मिटा देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जूस ये सारी वॉर्स को जीतते चले गए, और चूंकि वो वॉर जीत रहे थे इसीलिए उन्होंने अपने एरिया को भी एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने कहीं जाकर अटैक नहीं करा, वो तो जमीन मांग रहे थे, लेकिन उन पर अटैक हुआ और फिर उन्होंने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया। और ये पूरी स्टोरी देखकर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की वो लाइन याद आती है कि दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, शीश समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यही करने की कोशिश करी अरब कंट्रीज ने। वो चाहते थे कि वो जूस को यहां से खत्म कर देंगे, और जूस इस वॉर को जीतते जा रहे थे। इवेंचुअली एक ओस्लो अकॉर्ड भी साइन होता है, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट भी आते हैं और बात होती है कि कैसे इस रीजन को डिवाइड किया जाए। फिर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की बात निकल के आती है। फिर इवेंचुअली गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास बनता है 1980s में, और इजराइल लगातार उस टाइम से टेरर अटैक्स ही झेलता आ रहा है। इनफैक्ट इस बार 6 अक्टूबर को जो अटैक हुआ उससे एग्जैक्टली 50 साल पहले इजिप्ट और सीरिया ने भी इजराइल पर अटैक करा था, और वो वॉर भी इजराइल ने जीत ली थी। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है वो किसी कंट्री ने नहीं बल्कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, और इसीलिए खुलकर इजराइल को सपोर्ट करने के लिए यूके, कनाडा, यूएस, भारत, जर्मनी, हर देश इजराइल के साथ है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज जैसे इजिप्ट, लेबनान, ईरान, सऊदी अरेबिया। इनके अपने मकसद हैं, अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी रिलीजन वाली बात है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये लोग इजराइल को सपोर्ट करने की जगह हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट ईरान ने तो ये पूरा अटैक प्लान करने में हमास की हेल्प करी। तो अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इजराइल गाजा पर वो अटैक कर रहा है जो आज तक गाजा पर इजराइल ने कभी नहीं करा। हमास ने जितने सारे इजरायलीज को कैप्चर करा था वो उन्हें गाजा स्ट्रिप में वापस ले गया, और इजराइल गाजा स्ट्रिप को पानी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जॉब्स देता है, हर एक चीज प्रोवाइड करता है। और अब चूंकि हमास ये सब कर रहा है, इजराइल ने ये सारी चीजें रोक दी हैं।
और इजराइल ने जमीन से अपनी आर्मी भेजकर गाजा में एंट्री कर ली है। जमीन के साथ साथ ओशियन और एयर से भी यहां पर अटैक हो रहे हैं और गाजा पर होने वाली ये अटैक अब तक के सबसे बड़े अटैक्स हैं और इजराइल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कोलेट्रल डैमेज कम से कम हो। वो हमास के सेंटर्स पर, हमास के इंटेलिजेंस ऑफिसेस पर और हमास की ही सारी बिल्डिंग्स पर अटैक कर रहा है। बाकी जो न्यूज़ की बिल्डिंग्स हैं या बाकी बिल्डिंग्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भी कोई अटैक होता है तो वहां पर कोलेट्रल डैमेज जरूर होता है। कुछ ऐसे लोग जो बेगुनाह हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जान जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। एक कोलेट्रल डैमेज होता है जो गलती से या मजबूरी में किसी की जान चली जाए, आप उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा होता है एक्चुअल में इनोसेंट लोगों को टारगेट करके मारना, जैसा हमास ने करा जब वो इजराइल में एंटर करते हैं और बूढ़े से बूढ़े लोगों को, टूरिस्ट को खींच खींच कर ले जा रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडीज के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कंडेम करना बहुत जरूरी है और इसे किसी भी तरह से वॉर में होने वाले कोलेट्रल डैमेज से इक्वल नहीं रखा जा सकता है। इसका दूसरा इंपैक्ट होगा, मिडिल ईस्ट हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं और कुछ लोग अभी हमास के साथ में, जैसे कि ईरान, जो कहता है कि यूएस से कि अगर आपने इस वॉर में इजराइल का साथ दिया तो हम आपके ठिकानों पर भी अटैक करेंगे। और ईरान का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, जो कि लगातार लेबनान से लोगों को रिक्रूट करता है और इसी के बॉर्डर पर बैठकर इजराइल में रॉकेट छोड़ रहा है। इजराइल इस बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह से रॉकेट्स के थ्रू वॉर कर रहा है। दूसरा, इजिप्ट के अंदर इजराइल के कुछ टूरिस्ट को पुलिस ने गोली मार दी तो वहां पर भी इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। इजिप्ट और सीरिया ने आज से 50 साल पहले इजराइल पर अटैक करा था। तो मिडिल ईस्ट हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट और डोमिनेट करना चाहती हैं। एक कंट्री है यूएई, जिसमें दुबई आता है, ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और हमास को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के इजराइल के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और सऊदी अरेबिया ने अभी भी इजराइल को पूरी तरह से अपोज करा है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में भी इस इशू के ऊपर काफी सारा डिवीजन देखने को मिल सकता है और ये रीजन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसमें कितनी टेंशन बढ़ेगी ये देखने वाली बात है। और लास्ट बात आती है कि इस पूरी चीज को कैसे देखना चाहिए। देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि जहां कहीं भी टेररिज्म है उसे तो क्लियरली कंडेम करना चाहिए। किसी भी तरह की मेंटल जिम्नास्टिक करके उसे डिफेंड करने वाला इंसान सही नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि वॉर में कोलेट्रल डैमेज के थ्रू कुछ इनोसेंट लोगों की जान चली जाए, ये बात दुखद है, लेकिन उसे कभी भी उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता जहां पर चुन चुन कर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, मारा जाए, जो टूरिस्ट हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कि इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती नहीं, और उन्हें अबडक्ट किया जाए, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाए। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप इन दोनों ही चीजों को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरी बात है कि यहां पर कई सारे लोग कहते हैं कि अरे आपके घर में कोई आया, उसने आपको घर से निकाल दिया और फिर उसने घर पर कब्जा कर लिया, आप कैसा फील करेंगे। ऐसा वो ज्यूज के लिए बोलते हैं इस पूरे रीजन को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिस्ट्री पिछले 100 या 200 साल से शुरू होती है, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री इससे काफी ज्यादा पुरानी है और जूस की हिस्ट्री भी आज से कई हजारों साल पुरानी है और उनके अकॉर्डिंग ये जगह उनके लिए रिलीजियसली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और उसके कई हजारों साल बाद अलग अलग एम्पायर्स आते चले गए, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इसे डिवाइड करा, जिस बात को जूस ने एक्सेप्ट करा, तब भी जूस ने कोई अटैक नहीं करा था। और इसके बाद जब जूस के ऊपर लगातार एंटी सेमेटिक पावर्स ने, जैसे कि जर्मनी के अंदर, इतना सारा ऑपरेशन करा और वो वहां से भागकर यहां पर आए, तो उन्हें सिर्फ जगह चाहिए थी रहने के लिए। उन्होंने तब भी किसी पर अटैक नहीं करा, लेकिन उन पर अटैक्स हुए, उनके ऊपर वॉर्स हुई। 1967 में 6 डे वॉर होती है, 1973 में मैंने अभी आपको बताया, इंतिफाद 1, इंतिफाद 2, जितनी वॉर्स हुई, जितने यहां पर सेपरेटिस्ट फोर्सेस आए, उन सारी ही वॉर्स में ये ज्यूज जीतते चले गए और तब जाकर इजराइल उन्होंने बनाया है। तो इन्हें इन्वेडर या अटैकर कह के इस तरह के फॉल्स कंपैरिजन करना भी पूरी तरह से गलत होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।